हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू नॉलेज क्लासेस और मैं हूं आपका कॉमर्स कोच हिमांशु नैयर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सप्लाई का चैप्टर शुरू किया था। हमने सप्लाई की डेफिनेशन के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई पढ़ा था कि वो फैक्टर्स जो कि सप्लाई को या तो बढ़ा देते थे या तो कम कर देते थे। हमने लास्ट क्लास में सिर्फ दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे के फैक्टर्स या बाकी फैक्टर्स जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगला फैक्टर जो कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी को इफेक्ट करता है वो है हमारा प्राइस ऑफ द इनपुट। जी हां, आपने ठीक सुना, प्राइस ऑफ द इनपुट या प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। बच्चों, ये रॉ मटेरियल और इनपुट्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल और इनपुट्स वो आइटम्स हैं जिनको यूज करके एक सेलर किसी भी कमोडिटी को बनाता है और फिर मार्केट में बेचने के लिए कैपेबल होता है। जब वो इनपुट्स को यूज करता है या परचेज करता है तो उसको कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। वही प्राइस बनी हुई कमोडिटी की कॉस्ट हो जाती है। जिस कॉस्ट पे सेलर ने या प्रोड्यूसर ने कमोडिटी को बनाया है, ऑब्वियस ही बात है वो उस प्राइस पे नहीं बेचना चाहेगा, उससे हायर प्राइस पे बेचना चाहेगा ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को ही हम प्रॉफिट बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक सेलर ने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनपुट्स यूज करे ₹400 के, और वो जो प्रोडक्ट बना उस आउटपुट को बेचना चाहता है ₹1000 में। तो ये हो गई सेलिंग प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ इनपुट। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा उसको ₹600 का प्रॉफिट। तो बच्चों, इसी प्रॉफिट के चक्कर में वो आउटपुट को बेचता है या उसकी सप्लाई करता है। कमोडिटी भी बोल सकते हैं, कमोडिटी को बेचता है या उसकी सप्लाई करता है। तो अब ये जो इनपुट का प्राइस है, ये इनपुट का प्राइस जब चेंज होगा, जब इनपुट का प्राइस चेंज होगा तो सेलर का प्रॉफिट भी चेंज होगा और उस वजह से वो आउटपुट की सप्लाई को भी चेंज कर सकता है। जब इनपुट का प्राइस बढ़ जाता है, मतलब सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो वो उस कमोडिटी की सप्लाई को कम कर देगा। अगर इनपुट का प्राइस कम हो जाता है तो सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो उस कमोडिटी की सप्लाई को वो बढ़ा देगा। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं और पहले इसको रीड भी करते हैं। देखें जरा ध्यान से। इफ प्राइस ऑफ इनपुट राइजेस, अगर इनपुट का प्राइस बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। इनपुट का प्राइस बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ गया तो सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, जिससे उस कमोडिटी को मेक करना या सेल करना, विच मेक्स द सेल ऑफ द कमोडिटी लेस प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है उस आइटम के ऊपर। देयरफॉर सप्लाई ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स। और दूसरे एंड पे अगर हम रीड करें, अगर इनपुट का प्राइस कम हो जाता है, रॉ मटेरियल्स का प्राइस कम हो जाता है, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोड्यूसर को उसको बनाने में कम कॉस्ट लगेगी, जिससे उसकी जो कमोडिटी है उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो इसलिए वो उसको ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। फ्लो चार्ट के एंगल से भी इसको पढ़ते हैं। अगर इनपुट का प्राइस बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उस आइटम की बढ़ जाएगी और जिससे सेलर का प्रॉफिट कम हो जाएगा और वो मार्केट में उस आइटम की सप्लाई कम करना चाहेगा। और अगर इनपुट का प्राइस कम हो गया, रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, जिससे सेलर का प्रॉफिट बढ़ जाता है और वो ज्यादा बेचना चाहेगा। यहां पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम चीजों को और क्लियर करेंगे। हमारे एग्जाम्पल में एक है मिस्टर टॉम, और ये जो मिस्टर टॉम है ये चेयर्स बनाते हैं, चेयर्स में डील करते हैं और चेयर्स को बेचते हैं, चेयर सेलर हैं। मई 22 के अंदर क्या होता है,
अब देखो चेयर्स को बनाने में क्या क्या इनपुट्स यूज होंगे, नेल्स, वुड्स एक्सेट्रा। 700 रुपए के इनपुट्स थे, 700 रुपए की चेयर बनती थी। मिस्टर टॉम 700 रुपए के इनपुट्स यूज करके चेयर बनाते थे और जिसको वो मार्केट में 1000 रुपीज में आराम से बेच लेते थे। तो एक चेयर बेचेंगे तो उनका प्रॉफिट कितना होगा, 300 पर चेयर, 300 रुपए पर चेयर। मिस्टर टॉम ने 700 रुपए की चेयर बनाई और 1000 रुपए में बेचना चाहा एक चेयर को, तो 300 रुपए पर चेयर का प्रॉफिट हो गया। अब मान लेते हैं कि भैया वुड महंगी हो गई या इनपुट्स बाकी रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए, इनपुट्स का प्राइस बढ़ गया। बच्चों यहां ध्यान देना, चेयर का प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ द ओन गुड कांस्टेंट है, वो हमारा फर्स्ट फैक्टर था, वो हमारा कांस्टेंट है। तो अब अगर इनपुट्स का वुड का प्राइस बढ़ गया तो 1000 रुपए इनपुट का प्राइस है, तो उन्होंने आगे 1000 रुपए पे ही अगर बिक रही है चेयर, तो वो उसको क्यों बेचेंगे, तो वो कभी भी नहीं बेचेंगे। तो क्या होगा, सप्लाई कम हो गई क्योंकि उनका प्रॉफिट अब कितना है, 0 रुपीज चेयर। और इसके उल्टा अगर इनपुट सस्ते हो जाते, इनपुट्स का प्राइस कम हो गया, 1000 से 200 रुपए हो गया और चेयर इनकी 1000 में ही बिक रही है, तो वो ज्यादा चेयर्स बेचना चाहेंगे। वो बोलेंगे 3 चेयर बेचूंगा मैं, क्योंकि अब उनको प्रॉफिट पर चेयर 800 रुपए हो रहा है। तो इससे हम देखते हैं कैसा रिलेशन क्रिएट हो रहा है। यहां पे इन प्राइस ऑफ इनपुट का सप्लाई के साथ इनवर्स रिलेशन क्रिएट हो रहा है। अगर इनपुट का प्राइस बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, तो सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, तो वो कम माल बेचना चाहेगा मार्केट में। और अगर इनपुट का प्राइस कम हो जाता है, रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा माल बेचना चाहेगा। क्लियर है बच्चों? तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्राइस ऑफ इनपुट हैज इनवर्स इफेक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ इनपुट का इनवर्स इफेक्ट होता है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी पे। ठीक है बच्चों, इसको एक बार देख लो। तो अब हम अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्टर है हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को बहुत इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी यूज होती है प्रोडक्शन करने के लिए। बच्चों टेक्नोलॉजी अगर एडवांस होगी, टेक्नोलॉजी अगर लेटेस्ट होगी, तो उससे चीजों को प्रोड्यूस करना आसान हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो वो ज्यादा सप्लाई कर पाता है। यहां देखें फ्लो चार्ट में, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, किसी सेलर ने लेटेस्ट मशीनरी यूज करी हुई है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करे हुए हैं, तो उसकी कमोडिटी की बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और वो ज्यादा सप्लाई कर पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में कोई कमोडिटी बनती है। उस फैक्ट्री में लाइटनिंग के लिए पहले के जमाने की CFL ट्यूब्स यूज होती थी। अब सेलर ने उन CFL ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया LEDs से। LEDs ज्यादा भी लाइट देती हैं और उनसे बिजली का बिल भी कम आता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, जिससे सेलर का मार्जिन बढ़ गया और आइटम वो जो भी बना रहा था, फॉर एग्जांपल शूज बना रहा था या क्लोथ्स बना रहा था, तो वो अब ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे बना पाएगा और वो ज्यादा बेचने का इच्छा रखेगा। ठीक है। और इसके उल्टा अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, मशीनरीज पुरानी हो गई, या आप पुराने पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बहुत जो अब मार्केट में इतनी यूजफुल नहीं है वो यूज कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स को बनाने में दिक्कत आएगी, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी और प्रॉफिट सेलर का कम हो जाएगा और वो फिर उस कमोडिटी को मार्केट में कम बेचना चाहेगा। क्लियर है? तो यहां पे भी हम देखें, इसको रीड करें,
तो एडवांस या इंप्रूव टेक्नोलॉजी जो होती है उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है. एडवांस्ड और इंप्रूव टेक्नोलॉजी reduces the cost of production of the commodity, which rises the profit margin and ultimately induce the seller to rise the supply of the commodity. The supply rises. On the other hand, technological degradation. बेटा अब आपने मशीन लगा रखी है, 20 साल पुरानी हो चुकी है, घिस चुकी है, तो उसको पुरानी मशीनरी को के घिसने को बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. पुरानी मशीन यूज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, बार बार मशीन खराब होगी, प्रोडक्शन का प्रोसेस रुकेगा, वेस्टेज होगी. तो इट विल राइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कमोडिटी की, जिससे सेलर का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा. अब प्रॉफिट मार्जिन कम होने के चक्कर में ही विल अल्टीमेटली it will ultimately induce the seller to reduce the supply of the commodity and the supply falls. सीधी सी बात है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, बेटर टेक्नोलॉजी यूज करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी तो आपका जो सेलर हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, आप ज्यादा माल मार्केट में बेचना चाहोगे. और अगर उसका उल्टा, आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी क्योंकि आपकी वेस्टेज ज्यादा होने वाली है. तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और उस कम प्रॉफिट मार्जिन की वजह से आप सप्लाई भी कम करेंगे. तो आई होप ये अगला फैक्टर भी क्लियर हो गया होगा. इसको एक बार रीड कर लें तो हम बढ़ते हैं अगले फैक्टर की तरफ. गवर्नमेंट पॉलिसी. बच्चों पांचवा फैक्टर है जो कि सप्लाई को इफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की, वो है गवर्नमेंट पॉलिसी. जी हाँ. और गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी? गवर्नमेंट की तो बहुत सी पॉलिसीज होती है. गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्स से रिलेटेड और सब्सिडी से रिलेटेड. बच्चों इस फैक्टर को समझने से पहले आपको माइंड में टैक्स और सब्सिडी का मतलब क्लियर होना चाहिए. अगर वो मतलब क्लियर नहीं है तो मैं उसको पहले क्लियर करता हूं. टैक्स क्या होता है बेटा? टैक्स होता है कंपल्सरी पेमेंट imposed by government. हमारी गवर्नमेंट जब कोई भी कंपल्सरी चार्ज या कंपल्सरी पेमेंट इंपोज कर देती है तो उसको हम टैक्स बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर. और उसके उल्टे सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज बेसिकली मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट देती है. देखो बच्चों, गवर्नमेंट को जब भी किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को डिस्करेज करना होता है इकोनॉमी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ठीक नहीं है कमोडिटी. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये कमोडिटी मार्केट में कम बिकनी चाहिए, भैया हमारी पॉलिसी के हिसाब से ये कमोडिटी ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस इंपोज कर देती है ताकि उसकी सेल को, सप्लाई को डिस्करेज करा जा सके. और अगर गवर्नमेंट को किसी भी कमोडिटी की सेल को प्रमोट करना होता है, सप्लाई को प्रमोट करना होता है, बहुत ही बेनिफिशियल कमोडिटी अगर इकोनॉमी के लिए, तो उसके ऊपर सब्सिडीज दे देती है, मॉनिटरी बेनिफिट्स दे देती है. अब हम समझेंगे इसको डिटेल में. एक एग्जांपल बनाते हैं, उससे अच्छी तरह से क्लियर होगा. देखो बच्चों, गवर्नमेंट को कई बार लगता है कि भैया हमारी इकोनॉमी के लोग कुछ ऐसी हार्मफुल कमोडिटीज खरीद रहे हैं, या वो चीजें हार्मफुल नहीं है लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी भी नहीं है, इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ रहा है उन चीजों को लेकर, तो गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर या उनके इनपुट्स के ऊपर टैक्स लगा देती है. एक एग्जांपल लेते हैं इंपोर्टेड शर्ट्स का. मान लो
एक सेलर है वो इंपोर्टेड फैब्रिक यूज करता है अपनी शर्ट्स को बनाकर बेचने में। अगर गवर्नमेंट ने उस इंपोर्टेड फैब्रिक के ऊपर टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट कहती है कि भैया तुम बाहर से फैब्रिक खरीदते हो, इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट की वजह से हमारी इकॉनमी के ऊपर बर्डन पड़ता है, तो मैं इस शर्ट की सेल को डिस्करेज करवाऊंगी इकॉनमी के अंदर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस फैब्रिक के ऊपर जो रॉ मटेरियल है उस फैब्रिक के ऊपर टैक्स लगा देती है जो कि सेलर बाहर से खरीदता है। टैक्स बढ़ा दिया फैब्रिक के ऊपर। अब जब फैब्रिक पे टैक्स बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है, सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो उस शर्ट्स की सप्लाई को कम करना चाहेगा। कहने का मतलब मेरा ये था कि जब भी गवर्नमेंट किसी कमोडिटी के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है या उसके इनपुट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सेलर का प्रॉफिट कम हो जाता है, इस वजह से उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम करी जाती है। और अगर उसके उल्टे गवर्नमेंट को लगता है कि भैया इन शर्ट्स की सेल इकॉनमी में बढ़नी चाहिए और गवर्नमेंट ने फैब्रिक के ऊपर टैक्स कम कर दिया, और फिर उसका रिजल्ट क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने जब टैक्स कम करा फैब्रिक के ऊपर तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम हो गई और प्रोड्यूसर का उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट बढ़ गया, जिससे वो शर्ट्स की ज्यादा सप्लाई कर पाएगा। तो आप यहां पे देखें, अगर टैक्स बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती है, जिसकी वजह से कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है, और अगर टैक्स कम होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, जिस वजह से प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई कर पाता है क्योंकि अब उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? अब इसके उल्टा एक सब्सिडीज का एग्जांपल देखते हैं। मान लो सब्सिडी कब दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है जब सेलर को किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रमोट किया जाता है, मार्केट के अंदर आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा बेचें। गवर्नमेंट को जब सेलर्स को प्रमोट करना होता है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अगर वो प्रोडक्ट इकॉनमी के लिए बहुत जरूरी है, तो वो सब्सिडीज देती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है। एग्जाम्पल लेते हैं आज की डेट में वैक्सीन का। गवर्नमेंट ने क्या करा, सब्सिडी बढ़ा दी। किसके ऊपर? नीडल्स के ऊपर। वैक्सीन के अंदर नीडल्स यूज होती हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज बढ़ा दी, सेलर्स को मॉनेटरी बेनिफिट देना शुरू कर दिया, अपनी तरफ से पैसे देने शुरू कर दिए, सस्ती नीडल्स अवेलेबल करवानी शुरू कर दी, सब्सिडी दे दी, बेनिफिट्स दे दिए। किसके ऊपर? नीडल्स के ऊपर। तो नीडल्स के ऊपर जब बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ वैक्सीन कम हो जाएगी, जिससे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और वो मोटिवेटेड होगा ज्यादा सप्लाई करने के लिए वैक्सीन की। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भैया हमारा पर्पस सॉल्व हो चुका, वैक्सीन सबको लग चुकी हैं, तो अब सब्सिडी वापस ले ली जाए या सब्सिडी कम कर दी जाए, तो दोबारा से सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और जिससे वो कम सप्लाई कर पाएगा वैक्सीन की। तो इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि अगर सब्सिडी या मॉनेटरी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ज्यादा देती है किसी कमोडिटी के ऊपर, तो सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे उसका प्रॉफिट ऑन दैट प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और वो सप्लाई बढ़ा देगा। और इसके उल्टा अगर सब्सिडीज गवर्नमेंट ने वापस ले ली या कम कर दी, तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज कम होने की वजह से सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर बढ़ जाएगी, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और वो कम कमोडिटी बेचेगा मार्केट में। तो इसको हम क्लब करके देखें, क्योंकि जब हमने आंसर लिखना है तो हम टैक्सेस को और सब्सिडीज को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। टीचर्स इरिटेट होके उस आंसर को काट भी सकती हैं या कम नंबर दे सकती हैं। हमको आंसर अपना क्रिस्प एंड शॉर्ट रखना है ताकि पेपर हम टाइम पे कंप्लीट कर सके। तो हम टैक्स और सब्सिडीज को एक ही लाइन के अंदर कवर कर सकते हैं। देखें, पहले फ्लो चार्ट में करेंगे और फिर लैंग्वेज में करेंगे। मैं आपको हर पॉइंट की लैंग्वेज बार बार रीड इसलिए कराता हूं बिकॉज
बाकी सारी चीजें तो आपने समझनी है, और फिर वो जो समझ आपको आएंगी सारी फैक्ट्स, उनको आपको पेपर में लिखना है। और लिखते टाइम ये नोट्स मेरे बहुत हेल्प करेंगे, और ये नोट्स आप लिख के आएंगे पेपर में तो कोई भी टीचर आपके मार्क्स काट नहीं सकती है, वो आपको खुश होकर उल्टा पूरे मार्क्स देगी। बिकॉज ये जो नोट्स बनाए गए हैं ये पूरे के पूरे फैक्ट्स और पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बनाए गए हैं, क्रिस्प नोट्स बनाए गए हैं। इनको हम रीड करते हैं जरा ध्यान से। अगर मैं टैक्सेस का राइज और सब्सिडीज का फॉल इकट्ठा ही एक लाइन में लिखना चाहूं, देखो भैया, अगर गवर्नमेंट, देखो यहां पे हम लेते हैं, अगर गवर्नमेंट टैक्स को राइज कर देती है, तब भी टैक्स को राइज कर देती है, तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, जिससे सप्लाई कम होगी कमोडिटी की। क्लियर है? और अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज को फॉल कर देती है, तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और जिससे सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? और इसी चीज को अगर हम पढ़ें यहां पे, इंक्रीज in taxes or fall in subsidies will rise the cost of production। देखो बेटा, अगर गवर्नमेंट टैक्स राइज कर दे या किसी चीज पे सब्सिडीज को कम कर दे, दोनों ही केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सेलर का रिड्यूस हो जाएगा प्रॉफिट मार्जिन, एंड देयरफॉर सेलर विल बी इंड्यूस्ड टू सेल लेस, द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी विल फॉल। हमने दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में कवर कर दिए। और इसी तरह से अगले दो पॉइंट्स, फॉल इन टैक्सेस। अगर टैक्स कम होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और सेलर ज्यादा इंड्यूस्ड होगा सप्लाई करने के लिए। या गवर्नमेंट ने राइज कर दी सब्सिडीज, तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और सेलर इंड्यूस्ड होगा ज्यादा सप्लाई करने के लिए। इसको हम रीड कर सकते हैं यहां पे। ऑन द अदर हैंड, फॉल इन टैक्सेस और राइज इन सब्सिडीज will reduce the cost of production and will rise the profit margin. Therefore, seller will be induced to sell more. The supply of commodity will rise. I hope ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी है मेनली प्रोड्यूसर के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट करती है। फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स को, प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर को, और फिर वो आगे सप्लाई को एडजस्ट करता है। बट ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है, जिसमें रोल है फर्म के गोल्स का या ऑब्जेक्टिव्स का। बेटा, कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनका इनिशियल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका इनिशियल ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट को कैप्चर करना। और मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो कई बार अपने प्रॉफिट की चिंता करे बिना सेम प्राइस पे ही ज्यादा माल, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए विलिंगनेस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रिलायंस जियो की याद कर रहा हूं। जब हमारा जियो लॉन्च हुआ था तो सेम प्राइस पे ही वो ज्यादा माल मार्केट में बेचना चाहते थे, इवन उन्होंने फ्री भी कर दिया था। रीजन क्या था? शुरुआत में उन्होंने प्रॉफिट की तरफ नहीं ध्यान दिया, उनका गोल था मार्केट को कैप्चर करना, मार्केट के अंदर अपना स्टेटस बढ़ाना, मार्केट में अपनी गुडविल या प्रेस्टीज बढ़ाना। तो जब भी किसी कमोडिटी को मार्केट को कैप्चर करना होता है या मार्केट के अंदर अपनी प्रेस्टीज बढ़ानी होती है, अपना स्टेटस राइज करना होता है, तो वो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बढ़ा देती है एट द सेम प्राइस। If goal of the firm is to capture market or enhance their status, then the firm will raise the supply of the commodity
एट सेम प्राइस। ठीक है, और इसके उल्टा कई बार कुछ फर्म के गोल्स अलग होते हैं। कुछ फर्म्स चाहती हैं कि वो ज्यादा टेंशन के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ अपने लिमिटेड कस्टमर्स के ऊपर फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ अपने लिमिटेड कस्टमर्स की तरफ फोकस करें, ज्यादा टेंशन नहीं चाहती हैं। तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट में अपनी सप्लाई कम कर देती हैं, ताकि सिर्फ वो उतनी सप्लाई कर सके कि जितने में उनके लिमिटेड कस्टमर्स को वो हैप्पी कर सके या उनको माल अवेलेबल करवा सके। पढ़ते हैं जरा। इफ goal of the firm is to entertain only limited customers, then the firm will follow the supply of the commodity। ये वो फर्म्स होती हैं जो कि कहती हैं कि भैया अब हमने बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं करना, हमको टेंशन नहीं लेनी। ये ऐसे सेलर्स होते हैं जो सिर्फ अब फोकस करना चाहते हैं सिर्फ लिमिटेड कस्टमर्स पे। एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन अपनी ओल्ड एज में चला गया, 50s में 60s में चला गया और वो सिर्फ लिमिटेड स्कोप से काम करना चाहता है, तो ऐसे में वो अपने लिमिटेड कस्टमर्स को ही डील करेगा और मार्केट में कम माल सप्लाई करना चाहेगा। ठीक है, तो ये गोल्स के ऊपर भी मार्केट की सप्लाई डिपेंडेंट होती है। यहां से हमने दो चीजें सीखी। अगर गोल है मार्केट कैप्चर करना, मार्केट को कैप्चर करना हमारा गोल है, तो सप्लाई हम बढ़ा देंगे। और अगर हमारा गोल है ओनली लिमिटेड कस्टमर्स में डील करना, जरा टेंशन नहीं लेनी, तो हम सप्लाई मार्केट में कम कर देंगे। कोई इशू यहां तक बेटा आप देख लो कि आपको कोई डाउट है? आई होप होगा नहीं कोई डाउट जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर ये फैक्टर भी क्लियर है तो फिर हम अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला फैक्टर बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट। नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट। बच्चों सीधी सी बात है, एक मार्केट में अगर नंबर ऑफ सेलर या नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ज्यादा सप्लाई होगी, और अगर उस मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स या नंबर ऑफ सेलर कम हो जाए तो उस मार्केट में कम सप्लाई होगी। यहां पे पहले फ्लो चार्ट से देखते हैं। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रही हैं तो मार्केट में ज्यादा फ्लो हो जाएगा कमोडिटी का और सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लो ये एक मार्केट है या स्ट्रीट है, यहां पे पहले एक था वेंडर ए और वो टिक्की बेचता था, और यहां पे था एक वेंडर बी, वो भी टिक्की बेचता था। कितने सेलर हुए मार्केट में? दो। वेंडर ए की कैपेसिटी थी वो 500 प्लेट्स टिक्की की पर डे बेच लेता था, और वेंडर बी 700 प्लेट्स बेचता था पर डे टिक्की की। तो मार्केट सप्लाई कितनी हुई? मार्केट सप्लाई हुई सिर्फ 1200 प्लेट्स। 1200 प्लेट्स टिक्की की मार्केट में सप्लाई हो रही है। इन दोनों का काम देखकर नई नई टिक्की के वेंडर्स आ गए, नई शॉप्स खुल गई। यहाँ पे मिस्टर सी ने शॉप खोल ली, यहाँ पे मिस्टर डी ने शॉप खोल ली टिक्की की, यहाँ पे मिस्टर ई ने शॉप खोल ली। अब मिस्टर सी भी शुरुआत में 100 यूनिट टिक्की के बेच सकते हैं। मिस्टर डी कहते हैं हम भी 200 यूनिट टिक्की के बेच लेंगे। मिस्टर ई कहते हैं हम भी 50 यूनिट टिक्की के बेच लेंगे। तो अब मार्केट के अंदर नए सेलर्स के आने से कमोडिटी का फ्लो मार्केट में बढ़ गया, टिक्कियों का फ्लो मार्केट में बढ़ गया, तो मार्केट में अब ज्यादा टिक्कियों की सप्लाई हो रही है। यहां पे हम टोटल करके देख लें, 500 ये बेच रहे थे पहले, 700 ये बेच रहे थे, 1200 था। अब ये 3 नए सेलर और आ गए, 100 टिक्की, 200 और 50। तो मार्केट की जो सप्लाई है वो
बढ़ गई। और अब कितनी सप्लाई होने वाली है, देखें 500 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 50 और प्लस 700। कैसे, ए की थी ये बी की, ये बी की थी, ये सी न्यू सेलर आया, डी न्यू सेलर आया, ई न्यू सेलर आया। तो ये हमारा अब सप्लाई कितनी होने वाली है बच्चों, देखें 500 प्लस 1 600 प्लस 2 800 प्लस 50 850 और प्लस 850 के अंदर और 700 जोड़ दो तो ये 1550 टिक्कीज मार्केट में बिक रही हैं पर डे। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि जब नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में ज्यादा हो जाती हैं, जब नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में ज्यादा हो जाती हैं तो कमोडिटी का फ्लो बढ़ जाता है, मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है। और अगर नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में कम हो गई, नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में कम हो गई, मान लो कि इसी मार्केट में अब सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए अपनी टिक्की बेच रहे हैं, मिस्टर सी एग्जिट हो गए मार्केट से, मिस्टर डी एग्जिट हो गए किसी रीजन की वजह से, मिस्टर ई एग्जिट हो गए, मिस्टर बी एग्जिट हो गए, तो सिर्फ मार्केट में कितनी टिक्की बिकेंगी, 500 टिक्की, सप्लाई कम हो गई। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाती हैं तो उसकी वजह से फ्लो ऑफ कमोडिटी कम हो जाएगा, मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी। ये सबसे सिंपल देखा जाए तो फैक्टर है। नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ेंगी तो फ्लो ऑफ कमोडिटी मार्केट में ज्यादा होगा, ज्यादा सेलर्स आएंगे तो ज्यादा सप्लाई होगी, और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई, सेलर कम हो गए तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी। इसको भी रीड कर लें। तो बच्चों हमारा अगला फैक्टर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जी हां, आपने ठीक सुना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बच्चों कई बच्चे इस फैक्टर को अपने फैक्टर नंबर 1 जो कि था प्राइस ऑफ द कमोडिटी से रिलेट करते हैं। हमारा फैक्टर नंबर 1 था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये दोनों फैक्टर सेम नहीं है, ये फैक्टर डिफरेंट है, फर्स्ट फैक्टर डिफरेंट है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिफरेंट है। फर्स्ट फैक्टर के अंदर जो कि था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कमोडिटी के करंट प्राइस की, और जबकि ये जो फैक्टर नंबर 8 है इसमें हम बात करेंगे कमोडिटी के फ्यूचर में होने वाले प्राइस की। जो हमारा सेलर होता है वो काफी टाइम से उस प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में उसको कुछ फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं या फ्यूचर की इंट्यूशंस हो जाती हैं रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जब सेलर को लगता है कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने वाला है तो वो सेलर अपनी प्रोडक्ट की मार्केट में करंट सप्लाई को भी चेंज कर लेता है। इसको हम एक एग्जांपल से और फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। मान लो बच्चों, मान लीजिए कि हम एक सेलर हैं और हमें इंट्यूशन हो रही है कि हमारे प्रोडक्ट का, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस नियर फ्यूचर में बढ़ने वाला है, नियर फ्यूचर में बढ़ने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है, मान लो हम बुक्स में डील कर रहे हैं, ये एक बुक दिखा रहा हूं आपको, मान लो हम एक बुक के सेलर हैं और हमें लग रहा है कि इस बुक का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ऐसी एंटिसिपेशन हो रही है, ऐसी इंट्यूशन हो रही है बीइंग अ सेलर कि फ्यूचर में हमारी बुक को रेकमेंड कर दिया गया है, जो जिस बुक में हम डील कर रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा है किसी यूनिवर्सिटी ने रेकमेंड कर दिया या किसी बोर्ड ने रेकमेंड कर दिया, तो हमें लग रहा है कि भैया हमारी जो बुक है उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा। तो जब हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस उस प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा तो हमारे लिए उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ताकि हम फ्यूचर में ज्यादा उस प्रोडक्ट को बेच सके, हमारे को फ्यूचर में बेचना प्रॉफिटेबल है, और ताकि हम उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में ज्यादा बेच सकें, इसलिए हम अभी अपनी करंट सप्लाई को कम कर देते हैं कि भैया इस प्रोडक्ट को अभी कम बेचेंगे और बचा रख लेते हैं स्टॉक में,
फ्यूचर में ज्यादा बेच लेंगे। तो जब एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की, ताकि हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ जाए, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट की करंट मार्केट सप्लाई को कम कर देता है। अब हम शॉपकीपर हैं, हमको लग रहा है कि भैया जो हमने बुक्स पर में हम डील कर रहे हैं उन बुक्स का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, तो जब प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो हम फ्यूचर में बेचेंगे और अभी अपनी सप्लाई को फिलहाल कम कर लेते हैं। तो फ्यूचर में अगर एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ने की, तो सेलर अभी करंट सप्लाई को अपनी कम कर देता है। और अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिसमें हम डील कर रहे हैं बीइंग अ सेलर, वो प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है, ये बुक वही बुक हम जिसमें डील कर रहे थे, हमें लगता है कि भैया इस बुक का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है, किसी भी रीजन की वजह से फ्यूचर में एंटीसिपेशन है कि भैया हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है, तो अब हम अगर उसको फ्यूचर में बेचेंगे तो हमको लॉस हो जाएगा, तो हमारे लिए मोर प्रॉफिटेबल है उसको अभी बेचना। तो इसी वजह से हम अपनी करंट सप्लाई को बढ़ा देते हैं। तो आप यहां से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो सेलर के लिए प्रॉफिटेबल भी उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में बेचना है, इस वजह से वो अपनी करंट सप्लाई को कम कर देगा। और अगर सेलर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो उस प्रोडक्ट को अभी बेचना प्रॉफिटेबल है, तो वो अपनी करंट सप्लाई को बढ़ा देगा। इसको अब रीड कर देते हैं। इफ सेलर्स एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस राइज होगा, then they will reduce the current market supply at existing price to sell more in future in order to earn more profits in future। क्लियर है? सेकेंड पैरा को रीड करते हैं। इफ सेलर एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन फ्यूचर, सेलर को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, देन दे विल राइज द करंट मार्केट सप्लाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग प्राइस पे वो ज्यादा बेचना चाहेंगे टू अवॉइड सेल इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर लॉसेस। अगर उसको लग रहा है कि भैया फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो अभी बेच लो, अभी वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा, माल को खत्म करना चाहेगा ताकि फ्यूचर में बेच के उसको लॉस ना कमाना पड़े, और अभी बेच के वो रिलेटिवली मोर प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है बच्चों, इस फैक्टर को भी हम पढ़ सकते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम अपना लास्ट फैक्टर पढ़ते हैं, 9th फैक्टर जो हमारे कोर्स में है। फैक्टर 9th है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जी हां, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेटा एक सेलर की कमोडिटी की सप्लाई को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी काफी हद तक इफेक्ट करते हैं। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हैं, सेलर को अपना माल बहुत दूर दूर मार्केट्स में भी बेचना पड़ता है, और अगर उस मार्केट तक ले जाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हैं तो सेलर ज्यादा विलिंग होगा उस मार्केट में माल बेचने की। और अगर सेलर को लगता है कि मार्केट तक पहुंचाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेकार हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस मार्केट में सेलर माल कम बेचना चाहेगा। एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि हम बैठे हैं दिल्ली के अंदर, हम हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में हमारा नाम है मिस्टर टॉम, और हम डील करते हैं भैया पेन में। चलो दोबारा से पेन का एग्जांपल लेते हैं, पेन में डील करते हैं। अब दिल्ली से हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं दो डिफरेंट सिटीज का, जिनको हम अपनी मार्केट बना सके। एक सिटी है मुंबई और एक सिटी है ले लद्दाख। बेटा ले, अब आप देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक का
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंप्रूव्ड है, इंप्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप ट्रक में दिल्ली से माल भेजें, विद इन 1 और 2 डेज मुंबई में आराम से पहुंच जाएगा, विद इन 2 डेज तो पहुंच जाएगा, आइदर वाया ट्रक आइदर वाया ट्रेन, बड़े आराम से मुंबई माल पहुंच जाएगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है। इस मार्केट के अंदर सेलर ज्यादा सप्लाई करके खुश होगा। जितने भी सेलर्स हैं वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे मुंबई के अंदर, क्योंकि मुंबई तक पहुंचने के रास्ते, जो हमारी कमोडिटी है उसको मुंबई तक पहुंचाने के रास्ते और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे हैं। ट्रेन की सर्विसेज बहुत अच्छी है, मालगाड़ी में माल आप भेज सकते हैं, ट्रक्स की सर्विसेज बहुत अच्छी है। अब बात करें लेह की। लेह एक माउंटेन रीजन है और यहां पे रोड्स की क्वालिटी बहुत खराब है, और अगर आपको पता हो 5-6 महीने तो ड्यू टू स्नो रोड बंद ही रहती है, ट्रेन्स जाती नहीं है। तो कहने का मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही पुअर है, पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक ट्रक में दिल्ली से माल भेजा भी जाए तो मिनिमम टू मिनिमम 8 to 10 डेज ले लेगा, और अगर कहीं स्नोफॉल में फंस गया तो महीना भी ले सकता है, और ट्रक का अगर खाई में गिर गया तो कभी भी नहीं पहुंचेगा माल। तो ऐसी मार्केट में सेलर्स सप्लाई करके खुश नहीं होंगे, वहां पे सप्लाई कम करी जाएगी। तो इसको भी हम रीड करते हैं, और रीड करने से पहले इसको सम अप कर लेते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हैं, सप्लाई ज्यादा होगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खराब है, सप्लाई कम होगी। पढ़ते हैं जरा इसको। बेटा हर फैक्टर को मैं रीड इसलिए कराता हूं ताकि लैंग्वेज आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको याद हो जाए, और आप पेपर में लिखें तो आपको पूरे मार्क्स मिले। if there are if there are improved means of transportation, then the market supply of the commodity will rise because it would be convenient and less costly to transport the commodity। अब भैया दिल्ली से मुंबई इतने ट्रक्स हैं, इतनी जल्दी माल पहुंच जाता है, तो जल्दी भी पहुंचेगा और वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम पड़ेगी, तो सेलर तो हैप्पी होगा भैया, माल बेच के जल्दी भी पहुंच रहा है और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम है। और अगर दूसरे एंड पे हम एग्जांपल लें लेह का, इफ देयर आर, जिन बच्चों को नहीं पता ना लेह कहां पर है, एक बार सर्च करना गूगल पे। इफ देयर आर improper means of transportation, and then the market supply of the commodity will be reduced because it would be difficult and more costly to transport the commodity। अगर improper means of transportation है तो भैया कम ही सप्लाई होगी वहां पर, सेलर बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे वहां पर, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट और कॉस्टली है वहां तक माल को पहुंचाना। हमने ये कर लिए बेटा 9 फैक्टर्स, हमारे सप्लाई के 9 फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन 9 फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर्स इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद आगे के टॉपिक्स को भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।